Hello students, so we are doing chapter of wave optics. Until now we have studied about the wavefront, wavelets, some introduction to wave optics and the Huygens principle, Huygens theory पढ़ा हमने. Today we will study next topic, that is interference of light. Interference of light is a phenomena just like reflection and refraction. Interference of light एक phenomena है वेव नेचर ऑफ लाइट का. मैंने कल आपको बताया था लाइट पार्टिकल नेचर की भी है, वेव नेचर की भी है. पार्टिकल नेचर की लाइट से जो भी फिनोमिनाज होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, और उसका एक फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. एंड दिस फिनोमिना इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट कॉल्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो आज हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे. अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने के लिए हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जानना है क्या होता है. आप सबको पता है, हमने वेव्स एंड ऑसिलेशंस चैप्टर में पढ़ा था 11th क्लास में, कि हमने वहां मैकेनिकल वेव्स पढ़ा था या लाइट वेव्स हैं. ठीक है ना, वेव तो है, वेव की जो प्रॉपर्टी है वो तो सेम ही रहेगी, चाहे वो मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, किसी भी तरीके की वेव है, लाइट की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. वेव की थ्योरी, वेव का नेचर तो सेम रहेगा. ठीक, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, आप सभी को पता है. सुपरपोजिशन ऑफ वेव, व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव? सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, जब दो वेव्स आपस में, दो वेव होती हैं, सपोज साइन वेव की बात करें, जब दो वेव्स आपस में ऐड होती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या बनता है. या तो वो दोनों वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सेम एम्पलीट्यूड की तो सबट्रैक्ट हो जाती हैं. एक वेव पॉजिटिव हो, एक वेव नेगेटिव हो, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसका एम्पलीट्यूड कम हो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है वो पॉजिटिव वेव आएगी, थोड़े कम एम्पलीट्यूड की. सबने पढ़ा आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही पढ़ा था हमने. सपोज मेरे पास एक वेव है जिसका कुछ एम्पलीट्यूड है E1, एक और वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है E2. दोनों सेम फेज में है, दोनों यहीं से स्टार्ट हो रही है ना, सेम फेज में. मैक्सिमा दोनों का सेम पे जा रहा है, मिनिमा सेम, मतलब क्रेस्ट दोनों का सेम जा रहा है, ट्रफ सेम जा रहा है. जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव पे पड़ता है तो रिजल्टेंट वेव क्या बनती है, बड़ी वेव बन जाती है जिसका लार्ज एम्पलीट्यूड होता है, कितना, E1 प्लस E2. इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन. हमने पढ़ा है 11th क्लास में वेव्स एंड ऑसिलेशन, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में सेम फेज में होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं. ठीक है, सेम फेज में होती हैं और एक ही डायरेक्शन में, मतलब क्रेस्ट पे फॉल करता है और ट्रफ पे. क्रेस्ट मतलब जो ये इनका ऊपर वाला पॉजिटिव पोर्शन है हाईएस्ट एम्पलीट्यूड का, और ट्रफ क्या है, जो ये नीचे वाला पोर्शन है. ठीक है, ये पर्पल कलर में और रेड कलर में दो वेव्स हैं, उसका रिजल्टेंट जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया. ठीक, या फिर तो जो ये वेव है जो जिसका क्रेस्ट पे फॉल करता है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव क्या आती है, E1 प्लस E2. ठीक है, यही चीज बेटा इंटरफेरेंस है. यही चीज क्या है, इंटरफेरेंस है. इंटरफेरेंस फिनोमिना क्या होता है कि जब भी दो सोर्स है मेरे पास, दो सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट वेव्स आ रही हैं, तो वेव्स वो आपस में दोनों कंबाइन होती हैं. ठीक है, कभी क्रेस्ट वेव का एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट पे मिलके हमारे को क्या देता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा लाइट की. कभी वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, यही मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ाऊंगा. तो जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव पे फॉल करता है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है हाई एम्पलीट्यूड की, तब हम बोलते हैं कि ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है. कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्ट करके टोटल इंटरफेरेंस बनाना है. ऐसे ही हमारे पास सपोज ये एक वेव है, दूसरी वेव है ऑपोजिट है. देखो दूसरी वेव क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जहां पर जिस π/2 फेज पे इसका मैक्सिमा है E1 का, यहाँ मिनिमा है, और मिनिमा भी देखो उतना एम्पलीट्यूड का नहीं है, E2 थोड़ा सा कम है, तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, पॉजिटिव वेव होगी, और बट थोड़ा कम एम्पलीट्यूड की होगी. ठीक है, दैट इज E1 माइनस E2. इस केस में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा इंटरफेरेंस है वो कैसा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. कैसा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, वेव क्या है बेटा, वेव एनर्जी है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है इंटरफेरेंस. ठीक है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन. हम इंटरफेरेंस को ऐसे भी बोलते हैं, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू वेव्स. मतलब कहीं पर एनर्जी कम हो रही है, मतलब क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, कहीं एनर्जी ज्यादा हो रही है. ठीक है, तो हमारे पास अल्टरनेटिवली एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है वेव में. जहां दो वेव ऐड कर रही है वहां पॉजिटिव,
हाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ दो वेव सब्ट्रैक्ट करी है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये जो मैंने बोला फर्स्ट वेव सेकंड वेव है। अब क्या है, होता क्या है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा। सपोज मेरे पास दो सोर्स हैं लाइट के, ठीक है, इसकी भी कंडीशन होती है, ऐसा नहीं ले सकते कि मैंने दो बल्ब ले लिए आपस में रख दिए, ठीक है। ये दो सोर्स की भी कुछ कंडीशन होती है, मैं इसको आगे बताऊंगा कि ये दो सोर्स कैसे होने चाहिए। अभी सपोज मेरे पास दो सोर्स हैं, इन दोनों से क्या निकल रही है, वेव निकल रही है। तो अब मैं वेव फ्रंट कैसे बनाऊंगा, पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए, ठीक है। देखते हैं कैसे वेव फ्रंट बनेंगे। ऐसे वेव फ्रंट बना, एक इस सोर्स पे वेव फ्रंट बना, ठीक है, और एक इस सोर्स से वेव फ्रंट बना, और वो आगे सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम कर रहा है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो दो वेव्स हैं, कहीं पर ऐसा होगा कि इनका क्रेस्ट यहाँ क्रेस्ट पे मिलेगा, कहीं ऐसा होगा इनका ट्रफ ट्रफ पे मिलेगा, ठीक है ना। कहीं पर कम एम्पलीट्यूड होगा, कहीं पे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। जहां पर ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसको हम ब्राइट पोर्शन बोल देते हैं, बैंड की फॉर्म में बनता है, बैंड ब्राइट पोर्शन बोल देते हैं, ठीक है। कहीं क्रेस्ट बना, कहीं ट्रफ बना। जहां पर क्रेस्ट बना, रेड कलर में बनाया, वहां मेरा क्या बन गया, ब्राइट बैंड बन गया, मतलब वहां में लाइट शो होगी, इल्यूमिनेशन शो होगा। और जहां क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल किया, मतलब जीरो इंटेंसिटी है, वहां डार्क बैंड बन गया, ठीक है। कहीं क्रेस्ट, मतलब जहां ब्लू वाला देखो, जहां ब्लू ब्लू पे मिल रहा है वहां क्रेस्ट क्रेस्ट पे मिल रहा है, जहां ऑरेंज ऑरेंज पे मिल रहा है वहां ट्रफ ट्रफ पे मिल रहा है, ठीक। मतलब या ऐसा भी बोल सकते हो आप, ये जो इसके हिसाब से बनाया कि ब्लू वाला क्रेस्ट है, फिर ऑरेंज ट्रफ है, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, यूं वेव जा रही है और इसका वेव फ्रंट बना दिया, ठीक। तो हमारे पास क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स बन जाते हैं। इसी ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स बनना मतलब कहीं एनर्जी ज्यादा है तो ब्राइट बैंड, कहीं एनर्जी कम है तो डार्क बैंड। तो जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। So what is interference? Interference is the phenomena of one wave interfering with the another wave and the resulting redistribution of energy in the space around the two sources of disturbance is called interference of light, ठीक है। तो जब दो waves आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, दो सोर्स है मेरे पास, ये दो सोर्स की वजह से दो वेव्स आपस में इंटरफेरेंस मतलब आपस में मिलती हैं, तो उसका जो रिजल्टिंग वेव होता है वो या तो ब्राइट बनाएगा, क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करेगा मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा बनाएगा या मिनिमा बनाएगा। तो इस मैक्सिमा मिनिमा से हमारे पास ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स आ जाते हैं, मतलब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब जो मैं बोल रहा था, ये दो सोर्स कैसे होने चाहिए, ठीक। कोई भी क्या दो सोर्स, मैं दो बल्ब ले लूंगा आपस में रख दूंगा, क्या अगर दो बल्ब, मैं कमरे में हूं, लाइट्स ऑफ करके मैं दो बल्ब जलाता हूं और उसको, ये सपोज यहां जहां मैं देख रहा हूं बैंड्स बन रहे हैं, या सपोज वॉल है, मैं दो बल्ब कुछ डिस्टेंस पे लेके खड़ा होता हूं दीवार के पास, तो क्या मेरे पास अल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क बैंड्स बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो दो सोर्स हैं लाइट के सोर्स, सपोज ये दो बल्ब नहीं होते, इसकी कुछ कंडीशन होती है। इसकी क्या कंडीशन होती है वो जानते हैं। अब ये सोर्सेज कैसे होने चाहिए, ये हम बोलते हैं ये सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, होता क्या है कोहेरेंट सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की, और उनके बीच में से जो लाइट वेव्स आ रही हैं उसका फेज सेम हो, और अगर चेंज हो रहा है मतलब फेज जीरो हो, और अगर फेज कुछ है तो वो कांस्टेंट रहे टाइम के साथ। अब ये तो हुई डेफिनेशन की बात, मतलब जब मैं दो बल्ब पकड़ रहा हूं, ठीक है, और मैं देख रहा हूं तो उसके ब्राइट और डार्क बैंड्स नहीं बनते, ठीक है, ब्राइट और डार्क बैंड्स नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो जो बल्ब हैं, सपोज वो सेम लाइट के हैं, सोडियम लैंप है, ठीक है, वो सेम वेवलेंथ की लाइट देंगे, सोडियम है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, सपोज एक साथ जलाए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है, ठीक है ना, ये सेम है। अब क्या वो सेम फेज की लाइट दे रहे हैं? क्या जो जैसे मैंने ऑन करा, दोनों बल्ब्स के बीच में से सेम फेज पे निकलेगी लाइट, ठीक है, क्या वो दोनों जो वेव्स बनेंगी वो उनका जो फेज है वो सेम होगा? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सोडियम लैंप में से लाइट निकलती है, एक्चुअली सोडियम लैंप में से लाइट कैसे निकलती है, कुछ एटम्स का एटॉमिक लेवल पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। तो जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है, मतलब कुछ हायर स्टेट होती है कुछ लोअर स्टेट, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है जिससे लाइट मिलती है, ठीक। बट वो जो दो बल्ब हैं वो हमेशा, अब वो एटम्स की बात करें तो कुछ टाइम लैग हो सकता है, जरूरी नहीं है
बहुत मिली सेकेंड का भी होगा, बट टाइम लैग तो होगा। मतलब वो कहने का मेरा मतलब यह है कि दो बल्ब जो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं दो, मैंने दो बल्ब ले लिए, कभी वो सेम फेज की लाइट नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उन दोनों के बीच में फेज सेम है, ठीक है ना, फेज सेम है, या तो फेज जीरो हो या फेज डिफरेंस अगर है दोनों के बीच में, तो सपोज एक वेव स्टार्ट हुई जीरो से, अगली स्टार्ट हुई π/2 से सपोज, ठीक है, एक साइन वेव है कॉस वेव है, π/2 का फेज डिफरेंस है दोनों में, ठीक। क्या ये π/2 का फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ कांस्टेंट भी रहता है तब भी वो दो सोर्स कोहेरेंट है। बट कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर होते हैं ना, उनके बीच में कभी फेज डिफरेंस सेम नहीं रहता, टाइम के साथ चेंज होता है। या फेज डिफरेंस जीरो हो, मतलब फेज डिफरेंस जीरो का मतलब क्या है, वो दोनों सेम फेज में हो। अगर सेम फेज में होंगे तभी तो उनके बीच में डिफरेंस जीरो होगा ना, समझो ध्यान से। दोनों जीरो से स्टार्ट हो रही हैं, दैट मीन्स फेज डिफरेंस जीरो है, दोनों सेम फेज में, जहां जीरो पे जीरो, π/2 पे π/2, फिर पाई पे पाई, ऐसे वेव बनती है 2π तक, ठीक। तो हमारे पास जो दो सोर्सेज हैं जिसके हिसाब से इंटरफेरेंस होता है, वो दो सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। एग्जाम में पूछते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या मतलब, उनके बीच में जो लाइट निकल रही है वो सेम फेज, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। सेम फेज का मतलब फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, और अगर फेज डिफरेंस है भी तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है, जो सोर्सेज हैं वो दो सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्स बहुत तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, वेव फ्रंट जो हमने पढ़ा उसका डिवाइड करके, या फिर एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके, ठीक। ये आपको कोई ऐसे नहीं पूछेगा कैसे आप दो मेथड से कैसे कर सकते हो, बट हमने जो पढ़ना है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पढ़ना है। जब वेव फ्रंट डिवाइड हो जाता है, वेव फ्रंट डिवाइड होने का मतलब, जो मेरे को S1 S2 दो सोर्स चाहिए, दो लाइट, वो मैं किसी एक सोर्स से ही लूंगा, ठीक है। तो एक सोर्स से आगे दो सोर्स में डिवाइड कर दूंगा, मतलब वेव फ्रंट उसका क्या है, जो वेव फ्रंट बन रहे हैं उसके सर्कुलर स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल बाइप्रिज्म, बिलियर्ड्स मिरर, बहुत सारे केस होते हैं। आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताता है, उसमें जो सोर्स होते हैं हमारे पास, वो सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, ठीक है। उन दोनों सोर्स की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वो दोनों सेम फेज में होने चाहिए, और अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस है तो वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए, क्लियर। सो अब ये कोहेरेंट सोर्स बनाएं कैसे, वही बात कैसे बना सकते हैं। टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। दो सोर्स, अगर हम एक ही सोर्स लें, ठीक है, उस एक सोर्स से दो सोर्स बनाएं तो वो क्या होंगे, दोनों सोर्स जो होते हैं वो हमेशा कोहेरेंट ही होंगे। दो बल्ब अगर मैंने लिए, दो बल्ब तो अलग अलग ले लिए, ठीक है, मैं एक बल्ब लूं और एक बल्ब से आगे दो वहां पर स्लिट बना दूं, ठीक है ना, दो स्लिट बना दूं। अभी मैं बताऊंगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही है कि आगे हमने दो होल्स कर दिए, तो एक ही सोर्स से आगे दो सोर्स जा रहे हैं, तो वो जो दो सोर्स बनेंगे वो हमेशा कोहेरेंट होंगे। सेकंड क्या है, जो दो सोर्स हैं वो हमेशा मोनोक्रोमैटिक लाइट दें। व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट इज लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दें, ठीक है। और व्हाट इज थर्ड थिंग, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव अराइविंग ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्स मस्ट नॉट बी लार्ज। जो उन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस मतलब एक वेव और दूसरे वेव के बीच में जो डिस्टेंस होता है, पाथ डिफरेंस होता है, वो बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत लार्ज होगा तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मेरे पास वो कोहेरेंट सोर्स नहीं रहेगा, हमें इंटरफेरेंस ही नहीं दिखेगा, क्लियर। तो ये कुछ कंडीशन है मेरे पास कोहेरेंट सोर्स की, ठीक। तो कोहेरेंट सोर्स, अब कोहेरेंट सोर्स तो है, तो अगर कोई सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो वो कैसे होगा, इनकोहेरेंट सोर्स होगा। तो इनकोहेरेंट सोर्स क्या होगा, एक और चीज उससे पहले कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो मैंने बताया, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, याद रखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, बिकॉज दे डू नॉट गिव द लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो लाइट नहीं दे सकते सेम वेवलेंथ। सो इनकोहेरेंट सोर्स क्या होंगे, जो सोर्स कोहेरेंट नहीं होते, मतलब जो ऐसी लाइट नहीं दे सकते कांस्टेंट फेज डिफरेंस की, वैसे सोर्स कैसे होंगे, इनकोहेरेंट सोर्स होंगे, क्लियर। तो कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स के बारे में पता लग गया हमारे को। कोहेरेंट सोर्स होंगे तभी हम इंटरफेरेंस देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसके बाद पढ़ने के बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, सपोज मेरे पास अब एक सोर्स है, लाइट सोर्स एस,
ठीक है। ये सोर्स एक सोर्स है, अब हमें कम से कम दो सोर्स चाहिए इंटरफेरेंस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कुछ मिलीमीटर डिस्टेंस पे, 2 मिलीमीटर अराउंड डिस्टेंस पे हम एक स्लिट बनाएंगे, ठीक है। जनरली क्या होगा, आप बुक्स में भी देखोगे, इसके बाद सिंपल 2 स्लिट बनाई होंगी। तो सपोज मैं यहाँ स्लिट बना रहा हूँ, ठीक। अब यहां से एस सोर्स से लाइट जाएंगी, ये सिंगल स्लिट है, उसके बाद हम 2 स्लिट बनाएंगे। तो ये स्लिट जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप यहां पर भी सोर्स बना सकते हो और सोर्स के बाद यहां 2 स्लिट बना सकते हो। ये स्लिट अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 स्लिट हैं, बेसिकली क्या है, मैंने जैसे दीवार है और दीवार में 2 होल्स कर दिए, क्लियर, 2 स्लिट बना दी मैंने। ये भी कुछ अराउंड 0.3 मिलीमीटर डिस्टेंस की स्लिट है विड्थ की, और इनके बीच में सोर्स और ये तो 2 स्लिट बनी है, इनके बीच में अराउंड 2 मिलीमीटर डिस्टेंस है, क्लियर। तो एक सोर्स से मैंने यहाँ 2 सोर्स बना दिए, 2 स्लिट बना दी फॉर अ टाइम बिंग, कि आप ये सिंगल स्लिट को भूल जाओ, कुछ नहीं है। मैंने एक सोर्स से ये 2 सोर्स बना दिए। तो ये 2 सोर्स कैसे होंगे, कोहेरेंट, क्योंकि जो इसकी वजह से, इस एस सोर्स की वजह से फेज डिफरेंस आएगा इसमें, वही इसमें आएगा। तो उन दोनों से जो लाइट निकलेगी उसके बीच में 0 फेज डिफरेंस होगा, तो कोहेरेंट सोर्स बन गए। जो मैं बता रहा था, आप एक सोर्स से ही 2 सोर्स बना सकते हो, ठीक। और यहां मैंने स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन है जहां पर मैं देख रहा हूं कि इंटरफेरेंस कैसा होगा, क्लियर। तो जब इसमें से लाइट निकलेगी, सोर्स में से, इस सोर्स में से लाइट निकली, तो वो लाइट वेव फ्रंट यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा इस स्लिट में, ठीक है। अब जब इन दोनों स्लिट में से लाइट जाती है तो वो क्या बनेगी, उसमें कुछ अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स बन जाएंगे। मतलब इन दोनों स्लिट में से जो वेव फ्रंट जाता है, जो मैंने आपको बताया था वेव फ्रंट, अभी इन दोनों में क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, उसमें क्या बनेगी, कहीं सेंटर पे ब्राइट बनेगा, ये जो ब्लू कलर में है, फिर ये ब्लैक डार्क, ब्लाइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे ही इस साइड, मतलब सेंटर से दोनों तरफ अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स बनेंगे, मतलब मेरे पास इंटरफेरेंस होगा। यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या लिया, एक सोर्स से 2 स्लिट, एक सोर्स से 2 सोर्स बनाए, मतलब 2 होल्स कर दिए, और उन 2 सोर्स से फिर लाइट को पास होने दिया। वो कभी क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो मैंने बताया था, क्रेस्ट और ट्रेफ बनेगा। क्रेस्ट, जब क्रेस्ट क्रेस्ट में मिलेगा तो ब्राइट बैंड, सेंट्रल में ब्राइट बैंड, फिर उसके ऑल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड, ठीक है। तो यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक। ब्राइट, अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं। जहां ब्राइट बैंड बना वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम, लाइट की जो भी इंटेंसिटी होगी, ये जो लाइट सोर्स है वो मैक्सिमम, जहां डार्क बैंड बना वहां इंटेंसिटी मिनिमम। जहां ब्राइट बैंड बना इंटेंसिटी मैक्सिमम, दोनों की मैक्सिमम हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां डार्क बैंड बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी वहां मिनिमम होगी, उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सपोज ये एस सोर्स है, मैंने यहाँ सोडियम लैंप रख दिया, सोडियम लैंप से मैंने ये यहाँ 2 होल्स किए, सोडियम लैंप से 2 होल्स किए, क्लियर। तो वही जो सोडियम में से लाइट निकलेगी वो यहाँ भी जाएगी, सेम टाइम पे यहाँ भी जाएगी। तो अब इन दोनों से जो लाइट निकलेगी, ये जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं यहाँ, इन दोनों से, उन दोनों के बीच में क्या होगा, होगा फेज डिफरेंस, नहीं होगा, ठीक है ना, फेज डिफरेंस। और होगा भी तो कांस्टेंट फेज होगा, जो फेज टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज कोहेरेंट सोर्स ही नहीं है, तो मेरे पास ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, ब्राइट डार्क का, ऐसा पैटर्न ही नहीं दिखेगा। ऐसा पैटर्न नहीं दिखेगा मतलब इंटरफेरेंस नहीं हुआ, ठीक है। सो what is constructive interference? When the crest of one wave falls over the crest of another wave, or when the trough of one wave falls over the trough of another wave। मतलब मैक्सिमम करना है, चाहे क्रेस्ट पे फॉल करे, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे, और अगर नेगेटिव में है और उसके ऊपर भी नेगेटिव ही आ रहा है, तो वो भी तो ऐड ही होंगे ना दोनों, ठीक है। मतलब 2 वेव सुपर इम्पोज करके अगर ऐड हो रही है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर ए, तो इंटेंसिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है ना एम्पलीट्यूड स्क्वायर की, पता होगा, आपने पढ़ा होगा। इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी उस केस में हम क्या बोलेंगे, जब मतलब क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल करता है या ट्रफ क्रेस्ट पे फॉल करता है, तो दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि मिनिमम इंटेंसिटी देंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने देख लिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही एक्सपेरिमेंट है, एक स्लिट, उसके बाद 2 होल्स, वहां से जो लाइट निकलेगी वो उसमें लाइट का सुपर इम्पोज करेगी, इंटरफेरेंस होगा, उन दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी, जिससे हमारे को अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स बनेंगे, क्लियर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में
क्या बताऊंगा, इसकी जो विड्थ है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले ये जो हमने अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है, इसको मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे देखते हैं, आइए करते हैं। इसकी क्या कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव में क्या होगी, मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम। वही हमें निकालनी है कि कितनी इंटेंसिटी है। तो सपोज मेरे पास दो वेव्स हैं, ये आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में हमने ऐसे पढ़ा है। सपोज एक वेव है ए साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव है बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। यहाँ फेज डिफरेंस नहीं है, और यहाँ क्या है फेज डिफरेंस, फाई का फेज डिफरेंस है। हमने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में भी पढ़ा था ना, फेज डिफरेंस। फेज क्या होता है, इन दोनों के बीच में, जैसे करंट और वोल्टेज में वहां फेज था 90 डिग्री का, ये फेज डिफरेंस था। ठीक है, सपोज मैं लेके चल रहा हूं इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस। ठीक, फेज डिफरेंस होना भी गलत बात नहीं है, इंटरफेरेंस हो सकता है, बट अगर फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, या तो फेज डिफरेंस ही ना हो, दोनों सेम फेज में हो तो फेज डिफरेंस ही नहीं होगा, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस ही नहीं है। और अगर डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज ना हो। मैं इसको बार बार इसी बात को बोल रहा हूं क्योंकि 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरे पास ये दो वेव हैं, जिसमें ए क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है, फाई क्या है फेज डिफरेंस है। एक वेव का एम्पलीट्यूड ए है, एक वेव का एम्पलीट्यूड बी है। ठीक है, टाइम के साथ ये सब कुछ सेम। उसके बाद इस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सपोज दोनों वेव्स ऐड होंगी तो सिंपली दो वेव्स ऐड हो जाएंगी। क्लियर, आपने ये सेम की सेम ऐसी डेरिवेशन आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में भी करी हुई है। अब ये बी साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा और उसमें से कॉमन लूंगा तो मेरे पास साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी और साथ में ये फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगाने एक स्टेप स्किप किया है मैंने, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मेरे पास ये आ गया। अगर मुझे रिजल्टेंट वेव चाहिए और इसी फॉर्मेशन में चाहिए, इसी मतलब समथिंग साइन ओमेगा टी ऐसा ही कुछ चाहिए, तो मैं ए प्लस बी कॉस फाई को क्या लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा लिख दिया मैंने, और बी साइन फाई को ए साइन थीटा लिख दिया। इसकी जगह में ए कॉस थीटा पुट करूंगा, इसकी जगह में ए साइन थीटा पुट करूंगा। जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पर ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो सो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज साइन ए प्लस बी। तो मेरे पास रिजल्टेंट वेव कैसी आई, रिजल्टेंट वेव आई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब दोनों वेव्स को मिलके मेरे पास एक रिजल्टेंट वेव बनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों वेव जैसी फ्रीक्वेंसी है, और उन दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस है, फेज है कितना है, थीटा फेज डिफरेंस है। क्लियर, सेम आपने ये डेरिवेशन पहले करा हुआ है। तो मेरे पास रिजल्टेंट वेव आ गई। अब ये देखो मेरे पास जो 1 और 2 है ये, ठीक है, ये जो मैं यही बता रहा हूं आपको, ओमेगा टी प्लस थीटा, इसमें ओमेगा ए क्या है, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, थीटा क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक, अब ये जो मैं इक्वेशन 1 और 2 है, इसको मैं अगर स्क्वायर और ऐड कर दूं दोनों साइड, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड कर दूं दोनों साइड, दोनों को स्क्वायर ऐड करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, उसको ओपन कर दिया। बहुत आसान है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मतलब जो मेरे पास टोटल फाइनल एम्पलीट्यूड आया उसका स्क्वायर इज एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव इंटू कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। ठीक है, ये आ गया। और मैं अगर इसमें ए लिखूं तो ये यहाँ इधर अंडर रूट में जाएगा। अब मुझे पता है कि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। तो इस एम्पलीट्यूड की जगह अगर मैं इंटेंसिटी लिखूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा इंटेंसिटी, आई ए स्क्वायर की जगह आई, ए जो पहला वेव है उसका इंटेंसिटी I1, ए स्मॉल ए स्क्वायर की जगह I1, बी स्क्वायर की जगह I2 प्लस 2, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा अंडर रूट ऑफ आई, बी भी क्या होगा अंडर रूट ऑफ I2, ए क्या होगा अंडर रूट ऑफ I1। यही होगा ना, जब आई इक्वल टू ए स्क्वायर है, सपोज आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर, कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक, तो एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं अंडर रूट, ये जो अंडर रूट है ये I1 I2 दोनों पे है और साथ में कॉस फाई। अब देखो अगर इंटरफेरेंस ना होता, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास इंटरफेरेंस ना होता तो टोटल क्या होता, जब दो वेव ऐड हो रही हैं I1 और I2 इंटेंसिटी की, तो फाइनल आंसर क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, यही होगा ना।
बट तो क्या होगा, सब जगह लाइट ही लाइट दिखती टोटल इंटेंसिटी, बट मेरे पास अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे हैं। ये जो थर्ड टर्म आई, i1 प्लस i2 तो होता है, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आई है ना 2 अंडर रूट i1 i2 और साथ में cos फाई, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस टर्म। अगर इंटरफेरेंस ना होता तो टोटल एम्पलीट्यूड क्या होता है, I इज इक्वल टू i1 प्लस i2, यही होती है इंटेंसिटी दो वेव की। बट ये जो साथ में टर्म आई है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस टर्म। इसी टर्म की वजह से वो अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे हैं। 2 रूट i1 i2 cos फाई इज कॉल्ड इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है। तो मेरे पास टोटल इंटेंसिटी आ गई i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितनी इंटेंसिटी होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितनी इंटेंसिटी होती है। अब ये देखो, जो I इंटेंसिटी है i1 i2, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब फेज डिफरेंस क्या है, +1 है, cos फाई की वैल्यू +1 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐड हो जाएगा, और cos फाई की वैल्यू -1 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहीं से पता लग रहा है, ठीक है। तो वही करना है हमें। कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या होगी, जब I मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कब होगा I, जब cos फाई, ये जो यहाँ में cos फाई है, ये cos फाई जब ये +1 होगा, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में ये cos फाई की वैल्यू -1 होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। बस यही लगाना है हमारे को। cos फाई +1, cos फाई 1 कब होता है, cos फाई 1 कब होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब 2n पाई पे, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। तो बहुत बार कर लिया ना हमने, फाई 2n पाई होता है तो cos फाई +1। एक और आपको ये है रिलेशन है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कुछ रिलेशन होता है। ये मेरे पास फेज्ड डिफरेंस आया, दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो जब हमारे को फेज डिफरेंस पता है तो हम पाथ डिफरेंस इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज वेवलेंथ अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। क्लियर। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 पाई, और यहाँ 2n पाई क्या है मेरा फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव में कितना है, 2n पाई। यहाँ 2n पाई डालूंगा तो मेरे पास जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, n लैम्डा, वेवलेंथ की टर्म्स में। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कितना पाथ डिफरेंस, n लैम्डा, जिसमें n क्या है, नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जब अब cos फाई +1 है तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 i2, cos फाई तो 1 है तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बन जाएगा। तो I क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको दोबारा बताऊं यहाँ, तो ये जो a था, ये I बोला मैंने, I क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये cos फाई तो 1 है तो ये क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में देखें और इंटेंसिटी के टर्म्स में देखें तो क्या बन गया, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 है तो इसका अगर a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 होल स्क्वायर, यही बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कब होगी, जब cos फाई -1 होगा। और cos फाई -1 कब होता है, जब फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई होगी। ऑब्वियसली पाई, 3 पाई, 5 पाई, अब इसमें डालो n 0 डालो तो क्या आएगा पाई, n1 डालो तो क्या आएगा 3 पाई, 2 डालो तो क्या आएगा 5 पाई, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यूज डाल के फाई की मेरे पास फेज डिफरेंस आ गया और उससे पाथ डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ से पाथ डिफरेंस आ गया। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब मैंने आपको वेव्स ऑसिलेशन चैप्टर में 11th क्लास में बताया था कि ये जो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, यहाँ 2n माइनस 1 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, बट वहां पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। जब यहाँ लिखा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 तो n हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिकल है, कोई फर्क नहीं है। 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी 2n माइनस 1 पाई भी लिख सकते हैं। उसमें n की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट करनी है, 0 पे तो n होगा नहीं फिर, ठीक है। अगर आप प्लस लेंगे तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी, क्लियर। सो इस केस में जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos फाई -1 है मतलब -2ab, तो क्या बनेगी, I इज a माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। सो अगर हमें रेशो निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का, इन दोनों का रेशो क्या होगा। सो I max is a plus b whole square, I min is a minus b whole square. So what is the ratio of maximum to minimum intensity? That is a plus b whole square by a minus b whole square. Clear? This square is actually in the superscript, इसके ऊपर है a plus b whole square
अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्लियर। और अगर मुझे रिलेशन निकालना हो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड, मतलब आई एम्पलीट्यूड में और विड्थ ऑफ स्लिट में, जो हमने स्लिट करी है, जो होल्स करे उसके विड्थ में, तो एक्चुअली जो एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी तो ए स्क्वायर के इक्वल होती है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो मतलब विड्थ होती है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। इंटेंसिटी और विड्थ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई और डब्ल्यू, विड्थ ऑफ स्लिट, डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट। तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालना हो तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, आई तो हमें पता है a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, यही है ना इंटेंसिटी। दो इंटेंसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के इक्वल, और उसकी विड्थ क्या होगी, दैट इज इक्वल टू w1 बाई w2, ठीक। तो आपसे इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड दिया हुआ रेशियो में बताओ विड्थ बताओ, दोनों स्लिट के विड्थ क्या है रेशियो, या स्लिट विड्थ दिया हुआ बताओ इंटेंसिटी कितना है। तो इंटेंसिटी तो जितना विड्थ है उतनी इंटेंसिटी है, और एम्पलीट्यूड क्या है, उसका स्क्वायर रूट है, क्लियर। एक और चीज, ये जो आई मैक्स आई मिन है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में मैंने बताया, ये तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से। अगर यहाँ इंटेंसिटी होगा तो क्या होगा, ये होगा ना आई मैक्स क्या होगा, अंडर रूट i1 प्लस i2 ए स्क्वायर। ए एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी कितनी थी, i1, बी की i2, ऐसे ही a माइनस i1 i2 का स्क्वायर, क्लियर। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, इस उसमें फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, या इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, लास्ट में जो मैंने ये स्लाइड कराई है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकली फॉर्मूलाज हैं जो आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। ये जो इंटरफेरेंस बैंड बने हैं ना, इसको हम फ्रिंजेस भी बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं, जो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स बने हैं। अब ये बैंड्स तो बन गए, इसकी जो विड्थ है, कितना बैंड की विड्थ कितनी होगी, ब्राइट बैंड बना, डार्क बैंड बना, इसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी विड्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी छोटी सी डेरिवेशन है जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के एग्जाम से, ठीक है। तो उसकी विड्थ कितनी होगी उसके बारे में, और उसकी विड्थ किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, क्या वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि स्क्रीन कितनी दूर रखी है हमने स्लिट से, क्या वो स्लिट के विड्थ पे डिपेंड करती है, किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। Thank you.